का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसकी मैं पहले जनरल चर्चा करूंगा आपसे, फिर हम लोग जो है आगे इसको स्क्रीन पे क्लियर करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव क्या है? ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। क्या रीज़न है इसका? ताप बढ़ाने पर कि जो अभिकारक अणु होते हैं, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और वो इधर उधर गति करने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं तेजी से। तो क्या होगा? जब इधर उधर भागेंगे तो क्या होगा? जब इधर उधर टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, है ना, अणुओं के बीच में टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब अणु टक्कर करेंगे, कोलिजन करेंगे, तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, है ना। अणु जब टक्कर करेंगे तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और कॉमन सी बात है, कहीं भी ताप बढ़ेगा ना तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी हमेशा। जैसे हम लोग बैठे हैं, सपोज हम लोग बैठे हैं किसी जगह पर और वहाँ आग लग जाए, आग लग गया तो क्या होगा? मतलब टेम्परेचर क्या हुआ? आग लगने का मतलब क्या है? टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या हम वहीं बैठे रहेंगे? क्या उसी मैदान में बैठे रहेंगे? नहीं, वहाँ जितने भी अणु हैं वो सब इधर उधर भागेंगे और निश्चित रूप से टक्कर करते हुए भागेंगे। सही है कि पहले मेरे को जाने दे, पहले मेरे को जाने दे, सबकी स्पीड बढ़ जाएगी। नॉर्मल जितना भागते हैं उससे ज़्यादा तेज हो जाएगी हमारी स्पीड, या नहीं? सही है। तो वही होता है कि जब ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उनके बीच टक्करें यानी कोलिजन इंक्रीज हो जाती है, टक्करें बढ़ जाती हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या पाया गया? देखो, प्रैक्टिकली ये पाया गया कि जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया जाता है, केल्विन में कितना बढ़ा दिया बताओ? जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया है तो केल्विन में कितना बढ़ा दिया? जब डिग्री सेंटीग्रेड में 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया है तो मतलब कितने केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है? 10 केल्विन। बिल्कुल, बढ़ाया गया या घटाया गया टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन इक्वल होते हैं। जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया गया या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया गया, ये कोई डाउट है अभी तो मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन जब बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो सेम होते हैं। ठीक है, अभी क्लियर कर लेंगे हम ये। प्रैक्टिकली ये पाया गया कि जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो जो अभिक्रिया की जो गतिज ऊर्जा, टक्करों की संख्या थी, टक्करों की संख्या वो 2% से 3% ही बढ़ी। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन ताप बढ़ाने पर टक्करें कितनी बढ़ी? टक्करें कितनी बढ़ी हैं? 2 से 3%। टक्करें बढ़ी हैं 2 से 3%। लेकिन जो अभिक्रिया का वेग है, जो अभिक्रिया का वेग है वो लगभग 200 से 300% बढ़ जाता है। तो अपने कह रहे हैं कि ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है? ताप बढ़ाने पर हम लोग कह रहे हैं कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ताप बढ़ाने पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वेग कितना हो जाता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। 2 से 3 गुना यानी 200% से 300% बढ़ जाता है। लगभग 200% से 300% बढ़ जाता है। जबकि गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ी? टक्करों की संख्या कितनी बढ़ी? टक्करों की संख्या मात्र 2% से 3%, मात्र 2% से 3%। इसका मतलब क्या वेग बढ़ने का कारण सिर्फ टक्करों का बढ़ना है? क्या वेग बढ़ने का कारण, ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ने का कारण सिर्फ यही है कि अणु टक्कर करने लगते हैं? अगर ऐसा होता तो टक्करें कितनी बढ़ रही है? 2% से 3%। तो फिर वेग भी कितना बढ़ना चाहिए? वेग भी कितना बढ़ना चाहिए उस स्थिति में? 2 से 3% ही बढ़ना चाहिए। लेकिन वेग कितना बढ़ रहा है? वेग कितना बढ़ रहा है? 200% से 300%। 200% से 300% वेग बढ़ रहा है। इसका मतलब जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो टक्करों की संख्या में परिवर्तन से बहुत ज़्यादा है या कम है? वेग में परिवर्तन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है ना। टक्करें तो मात्र 2% से 3% बढ़ी।
अगर ऐसा होता कि ताप बढ़ाने पर टक्करें बढ़ने पर ही वेग बढ़ता तो वेग भी उतना ही बढ़ना चाहिए था जितनी टक्करें बढ़ी हैं। तो टक्करें जो है वो तो बहुत ही कम बढ़ी, लेकिन वेग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उस वेग के बढ़ने का कारण क्या रहा, क्या कारण रहा वेग इतना बढ़ने का, वही आर्रेनियस ने क्लियर किया था। आर्रेनियस जो समीकरण है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। क्लियर? आर्रेनियस समीकरण अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्रेनियस का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग जो बढ़ता है वो सिर्फ टक्करों पर डिपेंड नहीं करता। टक्करें जो होती हैं वो नगण्य बढ़ती हैं अभिक्रिया के वेग की तुलना में। वेग कितना बढ़ गया, एक बार वापस रिपीट कर दे बात को। कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर टक्करों की संख्या कितनी बढ़ी? टक्करों की संख्या 2 से 3%, 2 से 3%, 2 से 3 गुना नहीं बोलेंगे, 2% बोलेंगे ना, यानी 0.02 गुना हुई है। हाँ, 2% से 3% टक्करें इतनी बढ़ती हैं, यानी 0.02 गुना से 0.03, थोड़ी बहुत नगण्य के बराबर बढ़ती है। लेकिन जो वेग होता है वो 200% से 300% तक बढ़ जाता है, यानी 2 से 3 गुना हो जाता है। तो इसकी व्याख्या की थी आर्रेनियस नामक वैज्ञानिक ने। आर्रेनियस ने कहा कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ता है। इसका मुख्य कारण है कि ताप बदलने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग नियतांक भी बदल जाता है। अभिक्रिया का वेग नियतांक बदल जाता है। अब वेग नियम बताना क्या था, एक बार वेग नियम बताओ। वेग नियम क्या था, बताओ वेग नियम। वेग नियम क्या था? वेग जो था वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती था ना। वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती था। जब समानुपाती का निशान हटाया था तो क्या लगाया था हमने? कांस्टेंट के लगाया था ना, के लगाया था। तो वेग बराबर के इंटू आर, अभी मैं सारा बोर्ड पर लाऊंगा ना। वेग बराबर के इंटू आर। तो आप देखो अगर के बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा। देखो वेग बराबर के इंटू आर, तो अगर के बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बताओ? बढ़ेगा है ना। वेग बराबर के इंटू आर, तो के अगर बढ़ जाए तो वेग बढ़ता है। आर्रेनियस ने यही बताया था कि ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ने का जो कारण है वो वेग नियतांक का बढ़ना है, न कि टक्करों का बढ़ना। टक्करें तो मात्र 2 से 3% ही बढ़ी, जबकि वेग 200% से 300% बढ़ गया। और जब वेग नियतांक का मापन किया गया था ना, तो वेग नियतांक भी 200% से 300% ही बढ़ा था। तो इसका मतलब ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ने का मुख्य कारण है, आर्रेनियस के अनुसार क्या कारण है कि ताप वेग नियतांक है ना। तो हम हमारी हेडिंग यही रहती है बुक्स की, वेग नियतांक की ताप पर निर्भरता। हमारी बुक्स की हेडिंग ये रहती है, डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। वेग नियतांक की ताप पर निर्भरता। तो हम इसी को आज आर्रेनियस समीकरण से क्लियर करने वाले हैं कि वेग नियतांक ताप पर किस प्रकार डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली मैं आपको बता चुका हूं कि हम किस टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं। आर्रेनियस इक्वेशन, आर्रेनियस समीकरण। वे हमारा एक टॉपिक दिया हुआ है, सेकंड ग्रेड में तो प्रॉपर आर्रेनियस समीकरण के नाम से ही दिया हुआ है, और फर्स्ट ग्रेड में दिया है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अगर वेग को प्रभावित करने वाले कारक देता है तो आर्रेनियस समीकरण से क्वेश्चन पुट कर सकता है आपसे, ठीक है। क्योंकि आर्रेनियस ने क्या बताया था कि जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया जाता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया तो टक्करें बढ़ी, लेकिन मात्र कितनी बढ़ी? 2% से 3% टक्करें बढ़ी। लेकिन जो वेग बढ़ा 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, वो कितना बढ़ा? 200% से 300% बढ़ा। यानी वेग जो है वो लगभग 2 से 3 गुना तक हो गया।
2 से 3 गुना। अब अगर आपको प्रश्न देता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वेग में होने वाला परिवर्तन है 1 से 2 गुना, 2 से 3 गुना, 3 से 4 गुना और 4 से 5 गुना, तो रहेगा आंसर क्या 2 से 3 गुना। ठीक है, अगर यूं दे दे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तब आपका आंसर रहेगा 2 गुना। ये ध्यान रखना। अगर अलग अलग देता है तो 2 गुना को प्रेफर करेंगे, क्योंकि 3 गुने तक पहुंचता नहीं है, 2 से 3 के बीच बीच में रह जाता है ये। ठीक है, तो 2 गुना एग्जैक्ट आंसर रहेगा आपका वहाँ। तो ये ध्यान रखना कि अगर यूं क्वेश्चन दे दे 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वेग में होने वाला परिवर्तन है 1 से 2 गुना, 2 से 3 गुना, 3 से 4 गुना, 4 से 5 गुना, तब तो 2 से 3 गुना। अगर वो प्रॉपर दे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तब आपका आंसर रहेगा 2 गुना। तब आप 2 गुने को लेकर चलेंगे, वेग जो है वो 3 गुने तक नहीं पहुंच पाता है। तो जो वेग बढ़ा है वो टक्करों की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा है, टक्करों की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसी को आर्रेनियस ने क्लियर किया था। आर्रेनियस ने क्या कहा था कि ताप बदलने के साथ वेग बदलने का मुख्य कारण वेग नियतांक का बदलना है। वेग नियतांक का बदलना है। और जब प्रैक्टिकली फाइंड किया गया तो यही फाइंड किया गया कि जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया जाता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया जाता है, तो वेग नियतांक जो है ना, वेग नियतांक वो 200% से 300% तक बढ़ जाता है। यही कारण है कि वेग भी कितना बढ़ जाता है, क्योंकि वेग नियतांक 200% से 300% तक बढ़ रहा है, इसलिए वेग भी 200% से 300% तक बढ़ जाता है। क्योंकि हमने अदर स्टूडेंट कर रहे हैं कि जब वेग 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया तो वेग नियतांक कितना बढ़ा, वेग नियतांक 200% से 300%, और वेग भी कितना बढ़ा 200% से 300%। इसका मतलब वेग बदलने का जो मुख्य कारण रहा वो वेग नियतांक का बदलना रहा। यानी ताप बढ़ाने पर वेग जो बढ़ता है वो वेग नियतांक बढ़ने के कारण बढ़ता है। और हमने वेग नियम में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वेग नियम क्या कहता है, वेग नियम, वेग समानुपाती है अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के या अभिकारक की सांद्रता के, और जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो रेट कांस्टेंट वेग नियतांक के लगाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं के बढ़ेगा तो वेग ऑटोमेटिक बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, के बढ़ता है, इसलिए वेग बढ़ता है। ये बात आर्रेनियस ने कही थी। तो हमारी जो हेडिंग्स रहती हैं वो वेग नियतांक की ताप पर निर्भरता, वेग नियतांक की ताप पर निर्भरता, ये आर्रेनियस ने बताया था। डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। क्या समीकरण है, आर्रेनियस समीकरण बताओ। आर्रेनियस समीकरण क्या है, विल्हेल्मी थी वो, आर्रेनियस समीकरण। के आ जाएगा, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आर्रेनियस समीकरण है ना। के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। जब ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी क्या होता है, सक्रिय अणुओं का अंश होता है, सक्रिय अणुओं का अंश, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, सक्रिय अणुओं का अंश, नंबर पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, सक्रिय अणुओं का अंश, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी।
तो रेट कांस्टेंट जो होता है ना वो सक्रिय अणुओं के अंश पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ एक कारक पर और डिपेंड करता है, किस पर? ए पर। ए क्या होता है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, पूर्व चर घातांकी गुणांक, आरएनएस कांस्टेंट के नाम से बोल देते हैं इसको हम लोग, पूर्व चर घातांकी गुणांक, आरएनएस कांस्टेंट के नाम से बोल दिया जाता है इसको। के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो हम यहाँ देख सकते हैं के जो है रेट कांस्टेंट जो है वो टी पर डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अब इंडिविजुअली देखें तो ए हो गया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी पूर्व चर घातांकी गुणांक। ई ए क्या है? ई ए क्या है? ये क्या होता है? सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। टी क्या है? टी क्या है? टेम्परेचर है ना, परम ताप। ये परम ताप क्या होता है? परम ताप बोलने तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या होता है ये परम ताप? एक तो मैं सीधा लिखूं, मान लो ऐसे टी ताप, और एक मैं लिखूं टी परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या फर्क है दोनों में बताओ? एक तो मैंने सीधा लिख दिया टी ताप, एक लिख दिया टी परम ताप। क्या फर्क है दोनों में? पढ़ा होगा आप लोगों ने, दोनों वर्ड पढ़े हुए। हाँ, परम ताप जो होता है वो ताप केल्विन में होता है ना। परम ताप का मतलब होता है ताप केल्विन में। जब हम परम ताप लिख देते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिख देते हैं, तो इसका मतलब हम लोग टेम्परेचर किस में ले रहे हैं? केल्विन में ले रहे हैं। ठीक है। और आर क्या है? आर आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक आर, ये हम लोग आदर्श गैस समीकरण में पढ़ते हैं। तो के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आरएनएस समीकरण है शॉर्ट में। के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब हम इसको डिटेल में ला रहे हैं, यहाँ से ग्राफ का क्वेश्चन निकलता है। ठीक है। अब इसको हम डिटेल में ला रहे हैं, तो डिटेल में लाने का तरीका क्या रहेगा? इस ए को पहले इधर ले आओ, थोड़ा इजी हो जाएगा करना। ए को इस साइड लाएं तो क्या बनेगा? के बटा ए बराबर ई की पावर माइनस ई ए बटा आर टी। अब अगर मैं इधर से ये ई हटाता हूं तो क्या करूंगा बताओ? ये बताया हुआ है मैंने आपको। अगर मैं इधर से ई हटाऊं तो क्या करूंगा बताओ? ये मैंने आपको पहले बताया था, log बेस ई, दूसरी साइड log बेस ई आ जाएगा ना, माइनस ई ए बट्टे आर टी। बताया था आपको। अगर इस साइड से log बेस ई हटाते हैं तो ये जो डिजिट होती है ये ई की पावर में चली जाती है ना। तो जब इधर से ई हटा देंगे तो इस साइड log बेस ई या नेचुरल log लग जाएगा ना। इधर से ई हटाएंगे तो log बेस ई लग जाएगा या नेचुरल log लग जाएगा। तो ये बन गया नेचुरल log के बट्टा ए बराबर माइनस ई ए बट्टा आर टी। और नेचुरल log को जब log में बदलते हैं तो क्या करते हैं? नेचुरल log को अगर log में बदलें 2.303 log के बट्टा ए बराबर माइनस ई ए बट्टा आर टी। अब ये वाला 2.303 इधर ले आओ, क्या बन जाएगा? log के बट्टा ए बराबर माइनस ई ए बट्टा आर टी, और यहाँ 2.303 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सही है। ये इधर गुना में था, इधर आके भाग में आ गया, यानी आर टी के मल्टीप्लाई में आ गया 2.303। तो यहाँ बन गया क्या? 2.303 आर टी। अब log के बटा ए को ओपन कर लो, क्या होगा बताओ? log के बटा ए को ओपन करोगे तो log के माइनस log ए बराबर माइनस ई ए बट्टा 2.303 आर टी। अब ये वाला log ए इस साइड ले जाओ, क्या बनेगा बताओ?
प्लस का लोग ए हो जाएगा ना, लोग के बराबर माइनस ई ए बट्टे 2.303 आर टी प्लस लोग ए। अब बताओ ये आरएनए समीकरण का विस्तृत रूप आ गया है, ये है आरएनए समीकरण का विस्तृत रूप, डिटेल एक्सप्रेशन ऑफ आरएनए इक्वेशन। कौन सी समीकरण बनी बताओ ये, y बराबर एम एक्स या y बराबर एम एक्स प्लस सी, कौन सी इक्वेशन बनी है? सरल रेखा समीकरण बन गई है ये, दो समीकरण हमने पढ़ी थी, y बराबर एम एक्स प्लस सी है ना। तो y अक्ष पर क्या लेंगे, y अक्ष पर ग्राफ बना रहे हैं अब हम, y अक्ष पर क्या आएगा, y अक्ष पर लोग के y अक्ष पर लोग के आ गया ना। x अक्ष पर क्या आता है, x अक्ष पर नहीं 1/t, जिस पर निर्भर कर रहा है। आपने क्या पढ़ा, देखो एक मैं बता दूं आपको, x और y अक्ष पर क्या क्या आता होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं समय के साथ साथ सांद्रता में परिवर्तन आता है, पढ़ते हैं ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, यानी कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रही है बताओ, कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है या कंसंट्रेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, ये बताओ कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन टाइम पर डिपेंड कर रही है ना। तो टाइम जो है ना वह एक्स अक्ष पर आएगा और कंसंट्रेशन वाई अक्ष पर आएगी। जो डिपेंड करता है वो तो आता है वाई अक्ष पर, और जिस पर डिपेंड करता है वो आता है एक्स अक्ष पर। समझ आ गई बात? ये फैक्ट होता है ग्राफ बनाने का। ग्राफ ऐसे नहीं बनते कि हम अपनी मर्जी से एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब हमारी हेडिंग क्या थी बताओ, आपकी हेडिंग क्या थी? वेग नियतांक की ताप पर निर्भरता, यही हेडिंग थी ना, वेग नियतांक की ताप पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। तो बताओ कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, बताओ हेडिंग से सोचो, कौन किस पर डिपेंड कर रहा है? रेट कांस्टेंट टाइम, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है ना। तो जिस पर डिपेंड कर रहा है ना वो तो आएगा एक्स अक्ष पर, और जो डिपेंड कर रहा है वो आएगा वाई अक्ष पर। तो देख लो रेट कांस्टेंट वाई अक्ष पर आ गया, देखो आ गया, और टेम्परेचर जो है वो एक्स अक्ष पर आ गया। अब वो 1 बटा टेम्परेचर है तो 1 बटा टेम्परेचर ही आएगा वो तो। समझ आ गई बात? क्लियर? तो लोग के और 1/t के बीच ग्राफ आ गया ये। अब बताओ ग्राफ सरल रेखा होगी, ढाल कैसी है, धनात्मक या ऋणात्मक? ढाल कैसी है? ऋणात्मक होगी तो गिरती हुई होगी, गिरती हुई दिखाओगे ऐसे, ठीक है, गिरती हुई ढाल दिखाओगे ऐसे। और ढाल किसके बराबर होगी? माइनस ई ए बटा 2.303 आर के। सही है? एम किसके बराबर है? कंपेयर ही तो करना है, कंपेयर करोगे तो माइनस ई ए बटा 2.303 आर के बराबर है ढाल। और अंतःखंड इंटरसेप्ट किसके इक्वल है? इंटरसेप्ट लोग ए के, लोग ए के, लोग ए के, नेचुरल लोग नहीं, क्योंकि आप 2.303 लगा चुके हो, ठीक है ना। अगर ये 2.303 नहीं लगता, मान लो या 2.303 नहीं लगा होता, फिर ये नेचुरल लोग होता, समझ गए, और ये नेचुरल लोग होता ये भी। अब 2.303 अगर लगा हुआ, जब दो क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ध्यान रखना, गौर रखना है आपने, क्या एक तो प्रश्न दे दे लोग के व 1/t के बीच ग्राफ है और इसकी ढाल पूछी है। अब आप ये देखिए लोग है, ये लोग में दिया है, तो लोग में दिया है तो 2.303 लगेगा, ये ढाल है, आंसर है ये। समझ आ गई बात? ढाल ये है कब? जब ये लोग में दिया है। अब ये यूं दे देता नेचुरल लोग के व 1/t के बीच ग्राफ खींचा गया, इसकी ढाल है, तो क्या होगी बताओ? आंसर क्या आएगा? माइनस ई ए बट्टे आर आएगा, 2.303 नहीं आएगा उस केस में। क्लियर? ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, दोनों ऑप्शन देगा अगला, दोनों ऑप्शन देगा, तो वहाँ जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। आपको गौर रखना है कि दिया क्या है, लोग दिया है या नेचुरल लोग दिया है। लोग दिया है तो 2.303 आएगा, नेचुरल लोग दिया है तो 2.303 नहीं आएगा, ठीक है। आपको कुछ बुक्स में लोग दिया हुआ मिल जाएगा, कुछ बुक्स में नेचुरल लोग से भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, ये लोग से भी और नेचुरल लोग से भी।
सिर्फ फ़र्क इतना ही रहेगा, जिसमें लोग दिया होगा उसमें ढाल ये होगी और जिसमें नेचुरल लोग दिया होगा उसमें ढाल ये होगी। क्लियर? इंटरसेप्ट ये जो ऊपर जगह छोड़ी है, लोग ए, अब अपने पास आर्यन समीकरण का विस्तृत रूप क्या आया, लोग के बराबर लोग ए माइनस ई ए बट्टे 2.303 आर टी, ये आया। और हमारी हेडिंग थी, क्या हेडिंग थी कि टेम्परेचर चेंज होने पर क्या चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होने पर क्या चेंज होता है बताओ। हाँ, तो अब वो प्रूव करना है अपने को, है ना। अब आरएनए समीकरण लेनी है अपने को डिफरेंट टेम्परेचर पर, भिन्न भिन्न ताप पर। भिन्न भिन्न ताप पर आरएनए समीकरण, अब अलग अलग टेम्परेचर पर लेनी है आरएनए समीकरण। तो अब बताओ क्या हुआ, वापिस सोच लो। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, रेट कांस्टेंट, है ना। तो अपने क्या लिखेंगे, एट T1 टेम्परेचर, क्या मान लें, रेट कांस्टेंट इक्वल टू K1। T1 टेम्परेचर पर K1 मान लो और T2 टेम्परेचर लोगे तो रेट कांस्टेंट कितना ले लें, K2। समझ आ गई बात। तो ये हमने वो हेडिंग से ही चल रहे हैं हम लोग कि टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट चेंज हो रहा है। क्लियर? टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट चेंज हो रहा है। अब वैल्यू पुट कर दो, ऊपर वैल्यू पुट करो तो लोग के की जगह तो क्या लिख देंगे, K1 लोग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, टी की जगह क्या लिख देंगे, T1, इक्वेशन नंबर 1, है ना। और दूसरी इक्वेशन क्या बनाएंगे, के की जगह क्या लिख देंगे, K2, और टी की जगह क्या लिख देंगे, टी की जगह T2। अब ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को लेस कर दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 लेस करने पर, तो क्या बनेगा, log K2 माइनस log K1, सही है, इक्वेशन 1 माइनस कर रहा हूं, इक्वल टू log A माइनस log A, ये तो कट जाएगा, log A में से log A घटेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात। अब बचा क्या, माइनस ई ए बट्टे 2.303 आर T2, क्योंकि 2 में से 1 लेस कर रहे हो तो 2 वाला तो एज इट इज लिख दिया, माइनस ई ए बट्टे 2.303 आर T2। अब लेस कर रहे हैं माइनस किसको, इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 1 वाली वैल्यू रखो, माइनस ई ए बट्टे 2.303 आर T1, सही है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बनेगा बताओ, लोग K2 बट्टे K1, माइनस जरूरत ही नहीं है, K2 माइनस के लोग K1 को कैसे लिख सकते हो, लोग K2 बट्टे K1, सही है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये, तो प्लस वाला पहले लिख लो, तो पहले क्या लिख देंगे, ई ए बट्टे 2.303 आर T1, ये प्लस हो गया। क्लियर, ये माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस वाला पहले लिख लिया और माइनस वाला बाद में लिख दो, क्या बनेगा, माइनस ई ए बट्टे 2.303 आर T2। अब कॉमन लो क्या आता है इसमें से, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, लोग K2 बट्टा K1 बराबर आर, ये कॉमन आ गया ना, ई ए बट्टा 2.303 आर, ये कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा, 1/T1 माइनस, अब यहां से आपके उत्तर स्टार्ट हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो सकता है, भिन्न भिन्न ताप पर आरएनए समीकरण है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब एलसीएम लेके भी ऑप्शन हो सकता है, एलसीएम ले लो इसका, क्या बनेगा बताओ, लोग
K2 बट्टा K1 बराबर EA बट्टा 2.303 R, ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ, एलसीएम क्या आएगा, ऊपर T2 माइनस, ऊपर क्या आएगा T2 माइनस T1, सही है। ये आ गई भिन्न भिन्न ताप पर आरएनएस समीकरण, डिफरेंट टेम्परेचर पर आरएनएस इक्वेशन, समझ आ गई बात। अब आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे देता है, इसमें से देखो आप, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आता है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको फाइंड करवाएगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। आपको यूं कह देगा 300 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाकर 310 केल्विन कर दिया, 300 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाकर कितना कर दिया, 310 केल्विन कर दिया। सक्रियण ऊर्जा की गणना कर दो, बस सक्रियण ऊर्जा बता दो कितनी होगी, और कुछ भी नहीं देगा क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ इतना ही देगा कि टेम्परेचर पहले कितना था 300 केल्विन, अब कितना कर दिया 310 केल्विन, और एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कर दो बस। तो स्टूडेंट क्या होता है, ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन छोड़ आते हैं, ज़्यादातर ये क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है। रीज़न क्या है, पहली बात तो फार्मूला ही माइंड में नहीं आता अपने को, क्योंकि दिया ही नहीं कुछ उसने क्या कहा, टेम्परेचर 300 केल्विन से बढ़ाकर 310 केल्विन कर दिया। तो ये मानते हुए कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, सक्रियण ऊर्जा ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती, सक्रियण ऊर्जा का सही मान क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी की सही वैल्यू क्या होगी, वो नीचे 4 ऑप्शन पुट कर देगा। तो बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन छोड़ देंगे क्योंकि कुछ भी नहीं दिया। तो K2 बट्टे K1 कितना लिखोगे बता सकते हो, K2 बट्टे K1 बन जाएगा log 2, ये log 2 बन गया। समझ आई बात, क्या कैसे बन गया ये, K2 बट्टे K1 का मान मैंने 2 रख दिया, K2 बट्टे K1, K2 बट्टे बिल्कुल 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 K2 बट्टे K1 को मैंने 2 रख दिया। कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा था टेम्परेचर जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन बढ़ाया जाता है तो जो वेग नियतांक होता है वो कितना हो जाता है, वेग नियतांक 200% से 300%, 2 से 3 गुना, 2 से 3 गुना। अब आपको एक ही डाटा रखना है तो कितना रखेंगे, 2 गुना या 3 गुना, सिंगल डाटा रखना है तो 2 गुना। यानी मान लो पहले वेग नियतांक, जो पहला वेग नियतांक था वो K1 था, पहला वेग नियतांक कितना था, K1 था ना। दूसरा वेग नियतांक आपने क्या माना, दूसरा वेग नियतांक क्या माना बताओ, दूसरा वेग नियतांक K2 माना, और 10 केल्विन बढ़ाते ही ये पहले वाले का 2 गुना हो जाएगा, सही है। अगर पहले इसका मान 10 था तो K2 का मान 20 होगा, यानी पहले वाले का 2 गुना हो गया। K2 बराबर 2K1, 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते ही जो K2 होता है वो 2K1 हो जाता है। क्लियर, समझ आ गई बात। K2 बट्टे K1 बराबर 2 हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि K2 बराबर 2K1 हो गया। तो K2 को 2K1 बट्टे K1 रख के देखो, K1 से K1 कट जाएगा, बताओ 2 आएगा या नहीं आएगा इसका मान। तो K2 बट्टे K1 कितना होगा, K2 बट्टे K1 2। समझ आई बात या नहीं आई, तो ये log 2 बन गया। क्लियर, K2 बट्टे K1 2 हो गया है, ठीक है। R का मान कितना होता है, गैस नियतांक का मान कितना होता है, R का मान, R का मान कितना होगा 8.314, 8.314 गैस नियतांक का मान फिक्स है ना। और T2 और T1 आपको दिए हुए हैं, देखो T2 और T1 दिए हुए, उत्तर आएगा या नहीं आएगा बताओ। समझ आई बात, कुछ भी नहीं करना आपने, सारा डाटा आपके पास आ गया है। क्लियर है क्वेश्चन। अब एक चीज और कि यहाँ K2 बट्टे K1 क्या है, आरएनएस समीकरण में जो K2 बट्टे K1 होता है ये क्या होता है, K2 बट्टे K1, K2 बट्टे K1 को ताप गुणांक कहा जाता है, ताप
गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट कब कहा जाता है? जब ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन का अंतर हो, तब इसको ताप गुणांक बोलते हैं। जब टेम्परेचर में कितना डिफरेंस हो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 केल्विन, एक ही बात है ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 केल्विन। कैसे देखो, मान लो पहले टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, 10 डिग्री का फर्क डालना, अब 110 डिग्री हो गया, तो आ गया अंतर 10 डिग्री का। अब केल्विन में ला के देखो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के केल्विन बनाओ तो 373 केल्विन बन गए, 110 डिग्री सेंटीग्रेड के केल्विन बनाओ तो 383 केल्विन बन गए, यानी केल्विन में भी अंतर 10 केल्विन का आ रहा है। तो जब ताप का अंतर दिया जाए ना, ताप बढ़ाया जाए या ताप घटाया जाए, तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि पहले आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप 273 जोड़ोगे इनमें, तो जब इनको घटाओगे तो 273 से 273 कट जाएगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन सेम रहते हैं। समझ आ गई बात? लग गया पता? और K2/K1 क्या है? K2/K1 ताप गुणांक है। कब बोलते ताप गुणांक? जब टेम्परेचर में कितना अंतर हो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 केल्विन का, है ना। और इसका जो मान होता है कितना होता है? 2 होता है इसका मान। एग्जैक्ट डाटा दे तो 2, और अगर यूं दे दे 1 से 2, 2 से 3 तो 2 से 3, ठीक है। K2/K1 का मान 2 से 3, और एग्जैक्ट देता है तो 2। आगे बात समझ? ये आपकी ताप पर निर्भरता वेग नियतांक की जो टॉपिक है अपना, वो कंप्लीट हो गया ना। K2/K1 क्या है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। K2/K1 ताप गुणांक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जब टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो। K2 क्या था? वेग नियतांक। K1 भी क्या है? वेग नियतांक, यानी ये वेग नियतांकों का अनुपात हो गया, वेग नियतांकों का अनुपात, वेग नियतांकों का अनुपात। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का अंतर होने पर जो वेग नियतांकों का अनुपात होता है उसे हम ताप गुणांक, टेम्परेचर कांस्टेंट कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। 10 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस होने पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन टेम्परेचर का डिफरेंस होने पर जो रेट कांस्टेंट का रेशो रहता है उसी को हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर? सक्रियण ऊर्जा जो होती है ना, सक्रियण ऊर्जा निश्चित रहती है, ठीक है ना, स्थिर रहती है। क्योंकि ग्राफ जब हम बनाते हैं ना, ग्राफ, आप लोग ग्राफ यूँ बनाते हैं ऐसे ऐसे, कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, उसका ये ग्राफ है। तो सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा ये अभिकारकों की ऊर्जा है, ये अभिकारकों की ऊर्जा है, ठीक है। मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँगा, अभी आपसे चर्चा करूँगा, ठीक है। तो ये जो अंतर होता है ना, ये वाला, ये सक्रियण ऊर्जा होती है। ये टेम्परेचर के साथ कभी भी चेंज नहीं होगा। कोई भी जो अभिक्रिया है, जब तक उत्प्रेरक नहीं आ जाता ना, तब तक उसका पथ नहीं बदलता होता। अभिक्रिया का पथ यही रहेगा जब तक उत्प्रेरक नहीं आ जाता। अभिक्रिया के पथ को उत्प्रेरक ही बदलता है। तो उत्प्रेरक में मेन बात यही पढ़ते हैं कि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को बदल देता है, क्योंकि ये अभिक्रिया का पाथ है, ठीक है, ये अभिक्रिया होने का पथ है। तो इसकी जो सक्रियण ऊर्जा है, इसके आधार मान से लेके जो इसका शीर्ष मान है उसका अंतर होता है। ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। लेकिन जब उत्प्रेरक आता है ना, तो उत्प्रेरक हम लोग पढ़ते भी हैं कि अभिक्रिया को एक नया पथ प्रदान कर देता है, जिसकी सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है। अब इसकी सक्रियण ऊर्जा इतनी हो गई, तो ये काम उत्प्रेरक का होता है सक्रियण ऊर्जा बदलने का, टेम्परेचर से नहीं चेंज होगी। क्लियर? कोई भी अभिक्रिया को नया पथ नहीं मिल सकता, उत्प्रेरक इसको चेंज करेगा।